हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के पदों पर ऑनलाइन भर्ती जो आई हुई है, आप उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेके शुरुआत से लेके ऑनलाइन पेमेंट करने तक आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक का आवेदन ऑनलाइन खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, ये फॉर्म 20 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ है और इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 तारीख तक है। ठीक है, तो आपके पास 8 दिन का समय है, तो आप फटाफट सभी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो चलिए फॉर्म को भरना कैसे है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको सर्च क्या कराना है, UPPRPB। ठीक है, आप सर्च क्या कराएंगे, UPPRPB। ठीक है, आप इसे सर्च कराइए अपने फ़ोन में और उसके बाद आपके सामने एक लिंक खुल के आएगी। ऊपर जो आपको लिखा मिल रहा है UPPBPB, आप इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको जो सबसे ऊपर लिंक दिख रहा है। ठीक है, अब आप उसके बाद देखिए आपके पास इस तरीके से कुछ फ्रंट पेज ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु लिंक। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस लिंक पे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास इस तरीके का कुछ इंटर पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू यूज़र नए उपयोगकर्ता, और उसके बाद अकाउंट यूज़र लॉगिन, यानी कि जो न्यू यूज़र बन चुका है उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप न्यू यूज़र मतलब इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, आप यहाँ से इस पर आकर लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए और नीचे क्या डिटेल दी हुई है, जो आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि है वो 20/1/2022। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 28/2/2022 और शुल्क भी जमा करने की 28/2/2022। ठीक है, तो आप फटाफट से फॉर्म भर लीजिए। आपके पास टोटल 8 दिन का मौका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या करना है, न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से लिंक खुल के आएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए। ठीक है, आप बिल्कुल स्क्रॉल करते जाइए नीचे तक स्क्रॉल करके पहुँच जाइए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स दिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, इस बॉक्स के आगे क्या लिखा है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक, अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हेड ऑपरेटर मैकेनिक के लिए आप पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, और आपको आगे क्या क्या डिटेल मांगेगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको सिंपल डिटेल चाहिए, इसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद जब आप तीनों डाल लेंगे तो यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम खुद ब खुद लिख जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना नेशनैलिटी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी उसे दीजिएगा जो आपको ईमेल आईडी याद हो और आप जिसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी आपको वो देना है जिसको आप काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और काफ़ी दिनों तक चलाया भी। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं देना है जिसे आप बदलते रहते हैं। ठीक है, और आपको सेंड ओटीपी, जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे आपको एक ओटीपी भेजेगा, जिस ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। फिर कैप्चा कोड आपको डालना होगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। चलिए फटाफट फॉर्म को फिलअप कैसे करना है हम भर के आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या सिलेक्ट करना है, टाइटल। टाइटल में देखिए मिस्टर मिसेज, जो भी आपका टाइटल सुटेबल हो आप उस टाइटल को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आवेदक का पहला नाम, फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे आप टाइप करिए फर्स्ट नेम। ठीक,
आपको फर्स्ट नेम अपना टाइप कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लिखने के बाद देखिए मिडल नेम, आपका मिडल नेम टाइप कीजिए। जिसका मिडल नेम नहीं है वो अपना इसको छोड़ भी सकता है, ठीक है। मिडल नेम हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको क्या भरना है, मिडल नेम के बाद लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम भी आप अपना, जिसका लास्ट नेम है वो अपना लास्ट नेम डाल सकता है, ठीक है। और जो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम ही लिखता होगा वो अपना सिर्फ फर्स्ट नेम ही डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने अपना टाइटल चूज़ किया, फर्स्ट नेम लिखा, मिडल नेम लिखा और उसके बाद लास्ट नेम लिखा है, ठीक है। तो आपका देखिए एप्लीसिएंट फुल नेम आ चुका है, ठीक। अब उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेशनैलिटी, अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है। एक बार से अपना ईमेल आईडी आपको फिर से डालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, एक मोबाइल नंबर देना है। इस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी भेजेगा, ठीक है। तो आपके फ़ोन में ये सिम लगी होनी चाहिए जो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, ठीक। तो चलिए हम मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। ये हो गया, हमने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया है, ठीक। उसके बाद आपको देखिए मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए हम इस पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। आपको ओटीपी यहाँ पे देने के लिए 2 मिनट का टाइम है। तो देखिए ओटीपी आ चुकी है। अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल ओटीपी सत्यापन, ठीक। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं। आप अपना ओटीपी यहाँ पे लिखने के बाद वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड वेरिफिकेशन इमेज में दिख रहा है आप उसे टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 47,587, ठीक है। तो हम इसे टाइप कर लेते हैं, 47,587। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार डिटेल अपनी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप किसी भी चीज़ में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट अप्लाइंग फॉर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही लिखा हुआ है। आपको शीर्षक अपना चुनना है, टाइटल चुनना है, आवेदक का फर्स्ट नेम, ठीक, मिडल नेम और लास्ट नेम। फिर आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको जेंडर अपना चूज़ करना है, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। ईमेल आईडी आपको अपनी 2 बार डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके सिम में लगी हुई है, क्योंकि उस पर ओटीपी भेजेगा, ठीक है। और ओटीपी को डाल के यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या कहते हैं ये ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी को चेक कर लिया हुआ है, ठीक है। जो भरा गया है बिल्कुल आपको लगे कि हमने सही भरा हुआ है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो चलिए देखते हैं सबमिट करने के बाद क्या होता है। सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो है देखिए बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक। तो देखिए मैसेज भी आ गया फ़ोन पे और आपको देखिए आपको आईडी पासवर्ड भेज दी गई है, ठीक है। जो रेफरेंस नंबर देखिए इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी नंबर लिखा हुआ है आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। तो आप अपना रेफरेंस नंबर और पासवर्ड इसे नोट कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए नीचे में लेफ्ट साइड में लिखा है प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। देखिए रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डाल के इसे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम रेफरेंस नंबर को डाल लेते हैं।
REF ठीक है, हमने अपना रेफरेंस नंबर टाइप कर लिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पासवर्ड भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस नंबर और पासवर्ड पे आप रेफरेंस आईडी और पासवर्ड टाइप कर लेने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पे आपको देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिया है कि आप हाउ टू अप्लाई, ठीक है, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार फिर से दी हुई हैं। तो आप स्क्रॉल करते हुए इसे नीचे जाइए, स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाइए, जाइए नीचे और जाइए। यहाँ पे देखिए फिर से लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द एबव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा। अब उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा आपको। ये जो ग्रीन है कंटिन्यू पे दे रहा है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए आगे, ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए, सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो चलिए ये खुल चुका है। आपको देखिए आपको कितने स्टेप में फॉर्म भरना है, आपको टोटल 6 स्टेप में फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, सेकंड पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको जब इस पे भरने लगेंगे तो खुद वहाँ पे दिखेगा, आपको खुद ही बताएंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो आपको देखिए पर्सनल डिटेल, देखिए पर्सनल डिटेल आपकी भरी जा चुकी है। ठीक है, अब आपको आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है इन्होंने, फ्रेंड्स अब आगे आपको फॉर्म जो भरना है वो सेक्शनल वाइज भरना है। ठीक है, ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो आपको बिल्कुल भरा भरा मिल रहा है। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल फिल की हुई मिल रही है। अब आपको फॉर्म जो आगे भरना है वो सेक्शन वाइज भरना है। आपको पहले सेक्शन में क्या भरना है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप यदि उत्तर प्रदेश के पर्सनल निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना होगा और आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में क्या करना है आपको, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यदि आप यस हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप यूपी सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, यदि है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। क्या आप पूर्व सैनिक हैं, यदि आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको अपनी डीओबी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ को आपको पहले क्या सिलेक्ट करना है, अपना ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1996, तो आपको पहले 1996 सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है 12वां, फिर उसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अनुभाग 3 में क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और क्या कहते हैं अपना स्थायी पता। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहते हैं आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे, उसके बाद अपने ज़िला का नाम डालेंगे और आप अपना परमानेंट एड्रेस जो कि आपका विलेज, टाउन, क्या कहते हैं और तहसील, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें क्या करना है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस जो है वही करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो सब यहाँ पे नीचे भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस डिटेल को फटाफट पूरा भर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल को भरते हैं। सारा स्टेप 1 बाय 1 भर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप क्या कहते हैं वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट योर आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए
अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल अपनी देनी होगी, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकारी, आपको क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, ठीक है। आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र संख्या भी डालना है और आवेदन क्रमांक भी डालना है, ठीक है। आपको सारी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पे फटाफट सारी चीज़ें भर देते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यस करने के बाद आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र से संबंधित 4 चीज़ों की जानकारी देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकारी, और उसके बाद उसकी इशुइंग डेट, और उसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रम संख्या और आवेदन क्रमांक, ठीक है। तो आप इस डिटेल को बिल्कुल अच्छी तरीके से भरिएगा, इसमें कोई गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आपको निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकारी जो है, ये आपके निवास प्रमाण पत्र में राइट साइड में कॉर्नर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट सारी जानकारी को फिलअप कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे निवास प्रमाण पत्र में वहाँ पे सक्षम अधिकारी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सक्षम अधिकारी टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से टाइप करते हैं। तो हम सारी डिटेल फटाफट से भर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सक्षम अधिकारी लिख दिया है, ठीक। उसके बाद में आपको इशुइंग डेट और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या और आवेदन क्रमांक संख्या भर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे फटाफट से सब कुछ भर लेते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यस करने के बाद देख रहे हैं आपको ये 4 डिटेल भरना है, तो यहाँ पे हमने चारों डिटेल भर लिया है, ठीक है। तो आप इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशुइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपके निवास प्रमाण पत्र में राइट साइड में कोने पर दिया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सक्षम अधिकारी डाल रखा है और अपने इशुइंग डेट, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पे देखिए, आप उल्टा ना करिएगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रम संख्या और मूल निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से भरिएगा, ठीक। फिर आगे चलिए कैटेगरी पे चूज़ कर लेते हैं। कैटेगरी आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, अनरिजर्व, EWS, OBC, नॉन क्रेमिलियर, SC ST, ठीक है। तो यदि आप OBC हैं तो OBC नॉन क्रेमिलियर पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वही डिटेल आपको फिर से भरनी है। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकारी, इशुइंग डेट, आवेदन प्रमाण पत्र क्रम संख्या और क्या कहते हैं, श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, ठीक है। आपको ये फिलअप करना है। तो चलिए फटाफट इसे फिर से फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने कैटेगरी OBC नॉन क्रेमिलियर और अपना सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे जो भी है अच्छी तरीके से बिल्कुल भर दिया है, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से भरना है, आप कोई गलती नहीं करिएगा, ठीक है। इशुइंग डेट, प्रमाण पत्र क्रम संख्या और आवेदन क्रमांक संख्या, तो ठीक है। इस तरीके से सेक्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं। सेक्टर 2 में आपको क्या भरना है। यहाँ पे देखिए, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप पूर्व सैनिक हैं, है तो यस, नहीं तो नो करना है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एज कितनी हो चुकी है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जिसकी मैंने भरी हुई है उसका एज है 25 साल 6 महीने और 11 दिन का हो चुका है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आपको सेक्टर 3 में क्या भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, अपना स्थायी पता, ठीक है, और आपको स्टेट, ठीक है। ये सब चीज़ आप फटाफट भर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम इसे फटाफट भरते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारी डिटेल भर दी हुई है। फादर नेम, मदर नेम,
अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और अपना यहाँ पे सिटी, विलेज, टाउन और अपना पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो जो सारी डिटेल आपने ऊपर फिल कर रखी है वो यहाँ पे टोटल फिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं एक बार अपनी डिटेल अच्छी तरीके से पूरा चेक कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आपको उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे खुल के आ गया है, ठीक। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल का डिटेल भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ हाई स्कूल में आपको क्या क्या भरना है, यहाँ पे अपने बोर्ड का चयन करना है, ठीक है, और आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया है, मंथ और ईयर भरना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका परिणाम होना चाहिए वो पास होना चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए उसमें। और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या मार्कशीट पे सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। आपके मार्कशीट के ऊपर जस्ट लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऊपर दिया होगा, ठीक है, मार्कशीट में लेफ्ट साइड में ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा, आप वहाँ से सीरियल नंबर देख के यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस जानकारी को फटाफट से हम भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए मंथ ऑफ ईयर एंड पासिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपने बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग और क्या कहते हैं रोल नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है, ठीक। आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स से संबंधित जानकारी देनी है। भारत में कानून द्वारा स्थापित बोर्ड से 3 साल का यदि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम पे क्लिक करना है, ठीक। तो जो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो अपना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डालेंगे, ठीक है। तो आपको वो मिलेगा कहाँ पे, तो आपको स्क्रॉल करके बिल्कुल चले जाना है नीचे, आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए, ठीक है, जहाँ आप यू पे जाइए, ठीक। स्क्रॉल करते हुए आप बिल्कुल नीचे चले जाइए, यू पे आप पहुँच जाइए, ठीक है। अभी यम चल रहा है, एन चल रहा है, ओ चल रहा है, पी क्यू आर एस टी आ गया, यू। जी अब आपको यू में ही सर्च करना है, ठीक है। आपको देखिए यहीं पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा, देखिए यू हम नीचे से आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप देखिए ये लिखा हुआ मिल रहा है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ऊपर से देख लेते हैं कितना नीचे आना पड़ेगा आपको, तो ऊपर से देखिए ऊपर से आपको काफ़ी नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नीचे से ही आप बिल्कुल यू के नीचे में चले जाइएगा, फिर वहाँ से आप जहाँ से यू स्टार्ट हो रहा है नीचे से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो देखिए आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। तो आपकी यहाँ पे ब्रांच पूछ रखी है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जिसका जो ब्रांच है वहाँ पे वो भर देगा। उसके बाद आपको महीना और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग भरना है, और आपको रोल नंबर और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और कोई कंपलसरी भी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे स्टार मार्क लगा है वो जानकारी आपको भरनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी फटाफट फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी डिटेल भर दी है, यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और ब्रांच जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर। ये आपको रोल नंबर आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों पे मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो राइट साइड पे आपको रोल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या तो मार्कशीट का सीरियल नंबर कोई भी डाल सकते हैं। आप देखिए उसके आगे क्या करना है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी श्रेष्ठ अर्हता, इसमें आप देखिए क्या आपने
सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि यस है तो यस कीजिए, अन्यथा नो नो पे सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? यदि किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि किया है तो यस, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल आप अपनी अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, आपने जो भी यदि कुछ गलत भरा हुआ है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी सारी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है दो दो लेवल हमने अच्छी तरीके से पूरा फिलअप कर लिया है। अब तीसरे में जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना है, और फोटो अपलोड करना है, और चौथे में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं फ़ोटो आपके कितने केबी की होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 11 केबी से फाइल साइज़ जो है 11 केबी, और अधिकतम फाइल साइज़ 30 केबी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए वो 11 से 30 केबी के अंदर होना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम क्या कहते हैं फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे जाना होगा, फिर उसके बाद आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से फ़ोटो अपलोड करके देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने फ़ोटो बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आपको अब आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको सेम इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए चूज़ फाइल पे आपको सिलेक्ट करना है, और आपको अपने फाइल मैनेजर से सिलेक्ट करके सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी फटाफट अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली क्या कहते हैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो आपको अब सेव एंड कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको देखिए अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे अपलोड करना है। और साथियों हाँ, और आप ध्यान दीजिएगा जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 5 से 10 केबी का होना चाहिए। ठीक है, तो जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 5 से 10 केबी का होना चाहिए। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लीजिएगा, अपना फ़ोटो सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर 5 से 10 केबी के बीच में बना लीजिएगा, उसके बाद आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं अपलोड करनी है आपको, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें अपलोड करनी है। देखिए 1 2 3 4 आपको क्या क्या अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट पहला, ठीक है, उसके बाद 10th हाई स्कूल मार्कशीट, ओके, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको फॉर्म को अपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 60 केबी से लेकर 600 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने जो जो अपलोड करने हैं, हाई स्कूल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसके बाद डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो वो सभी सारे डॉक्यूमेंट्स आप 60 केबी से 600 केबी के अंदर के बीच बना के आप रख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी को अपलोड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट अपलोड कर लेते हैं। पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइल साइज 50 केबी से 600 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये पीडीएफ फॉर्म जेपीईजी और जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप साइट यानी कि कंप्यूटर जैसे साइट पे खोल लेंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी, क्योंकि जब मैं अपलोड कर रहा था तो सारी चीज़ें अपलोडिंग में दिख नहीं रही थी, थोड़ी चीज़ें हाइड हो जा रही थी। तो हमने इसे डेस्कटॉप साइज में चेंज कर दिया है, तो अब हम आसानी से सभी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपलोड करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए हमने चूज़ फाइल पे अभी क्लिक किया, तो यहाँ पे फाइल चूज़ कर लेते हैं। फाइल पे जाके आपको जहाँ से चीज़ें सिलेक्ट करनी है आप वहाँ से सिलेक्ट करके, तो हम ये अपना अपलोड कर रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट, तो हमने कास्ट सर्टिफिकेट को
अपलोड कर लिया। ये देखिए, आई कन्फर्म दैट द फाइल सिलेक्टेड बाय मी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म करके अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यदि आप वैसे खोलेंगे फ़ोन में तो ये अपलोड का ऑप्शन जो है वो हाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो आप इसे डेस्कटॉप साइज़ में चेंज करके सभी चीज़ें अच्छे से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए अपलोड पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए क्या कहते हैं, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल अपलोडेड हो चुका है। तो देखिए ये टिक मार्क हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी को फटाफट अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अपलोड कर लिया है। देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जो लिखा हुआ आ रहा है इमेज 20/22, इसमें जो है ना बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को ध्यान देना है। जैसे देखिए हाई स्कूल डॉट जेपीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब यदि इन क्या कहते हैं अक्षरों में गैप रहेगा तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि अभी मैं अपलोड कर रहा था तो इन सब में बीच में स्पेस था। तो अगर क्या कहते हैं ये लैपटॉप होता तो उसमें स्पेस नॉट अवेलेबल लिख के आ जाता, लेकिन इसमें कुछ लिख के नहीं आ रहा था, ठीक है। तो स्पेस हटाने के बाद ये सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको देखिए इस तरीके से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखिए, छठा जो है हमने सारे डिटेल भर चुके हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसमें करने हैं वो मैं आपको सभी बता देता हूँ। फोटो जो है आपको 11 से 30 KB के बीच में, और सिग्नेचर जो है आपको 5 से 10 KB के बीच में, ठीक है। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि 50 से 600 KB के बीच होना चाहिए, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और उसके बाद डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ये सभी जो है 50 KB से लेकर 600 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से बिल्कुल चेक कर लेना है, ठीक है। जो भी आपने फिलअप किया हुआ है फॉर्म में, अभी आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी इसमें दिक्कत होगी आप उसे क्या कहते हैं एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फाइनल सबमिट अभी नहीं करना है, ठीक। तो आपको फाइनल सबमिट अभी नहीं करना है। आप फॉर्म को अच्छी तरीके से बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं जो भी आपने आपने फिलअप किया हुआ है, ठीक है। जानकारी कोई गलत हो तो आप उसे एडिट कर लीजिए। चलिए हम अपने फॉर्म को पहले अच्छी तरीके से पूरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फॉर्म की सारी डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। यदि आपके फॉर्म में कोई भी आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप फॉर्म को अच्छी तरीके से बिल्कुल एडिट कर लीजिए, कोई भी जल्दबाजी ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लेने के बाद, देख लेने के बाद, आपको देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखा है, घोषणा दे रखी है, ठीक है। तो आप इसे वन बाय वन पढ़ लीजिए। उसके बाद जितने भी बॉक्सेज हैं, ठीक है, सभी बॉक्स को टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। सभी बॉक्स को टिक मार्क करने के बाद देखिए, जब आप इस बॉक्स सभी बॉक्स को टिक मार्क कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सबमिट एंड प्रोसीड का ऑप्शन राइट साइड में कॉर्नर पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, कृपया सुनिश्चित करें कि भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले सब कुछ सही ढंग से भरा गया है, ठीक है। उम्मीदवार द्वारा भुगतान के लिए आगे बढ़ने के बाद दर्ज किया गया कोई भी डाटा बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक दर्ज किए गए विवरण को यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है कि वे सही हैं, ठीक है। यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं तो कृपया भुगतान के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने जो भी फिलअप किया है बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सब कुछ अच्छे से फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्म को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे आगे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। शुल्क आपके लिए कितना लगेगा, 400 रुपये शुल्क लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस आईडी आपको मिल गई, आवेदित पद किस पद के लिए आप क्या कहते हैं पेमेंट कर रहे हैं, और भुगतान का प्रकार क्या है, ऑनलाइन, ठीक है। आपको प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पेमेंट किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है नेट बैंकिंग का है, उसके बाद कार्ड पेमेंट का है, उसके बाद अदर पेमेंट है, ठीक है। आप यूपीआई भी डाल के कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए
हम कार्ड से पेमेंट करेंगे, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे किसी में भी बैंक का चार्जेस कुछ नहीं है। यहाँ अगर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो बैंक का चार्ज जो है वो 12 रुपये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अदर में देखिए बैंक चार्जेस कुछ भी नहीं है, तो अदर बैंक डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर आगे क्या करना है, अदर बैंक पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए दिस पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल बिटवीन, क्या कहते हैं, 23:45 आवर से 12:15 पे, ठीक है। तो अभी देखिए हम ये पेमेंट थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। तो ये मैं फॉर्म जो फिलअप कर रहा हूँ रात में भर रहा हूँ, तो अभी 12:15 के बाद पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब भी पेमेंट कीजिएगा वो आप क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11:45 से 12:15 के बीच में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप रात में फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्लिक करके। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अभी पेमेंट खुल रहा है कि नहीं। अभी तक तो नहीं खुल रहा था, तो देखिए अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसे हम फिर से देख लेते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके, ओके, ठीक है। तो ये देखिए आगे अभी खुल रहा है, ठीक है। तो आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। आपको देखिए इस पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका पेमेंट डिटेल सारी चीज़ें खुल के आ जाएगा। तो आपको फिर से एक बार फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कार्ड डिटेल भरने के लिए आ गया है, ठीक है। आपको कार्ड नंबर भरना है, उसकी एक्सपायरी डेट भरनी है, कार्ड होल्डर नेम भरना है और आपको CVV भरनी है, ठीक है। तो आपको आपका कार्ड नंबर आपके ATM कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। तो आप कार्ड नंबर अपना टाइप कर लीजिए फटाफट से। तो फ्रेंड्स आप अपने कार्ड से सारी डिटेल इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अपना कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, कार्ड होल्डर नेम डालिए, आपके कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद अपनी CVV डालनी है, ठीक है। कार्ड जब पलटी करेंगे आप तो आप देखेंगे कि 3 अंक की CVV होती है, ठीक है। और आप कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे के ऑप्शन पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP भेजी जाएगी, ठीक है। आपके ज्वाइनिंग मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजी जाएगी। तो आपको वो OTP यहाँ पे टाइप कर देनी है, ठीक है। OTP आप टाइप करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट आगे प्रोसीड हो रहा है। तो देखिए ये पेमेंट फेल्योर दिखा दिया किसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट में कुछ गड़बड़ी आई जिसकी वजह से पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाया, तो आप इस तरीके से अपना पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा, क्या कहते हैं, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है अपने फॉर्म को, ये सारी डिटेल है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं हमने आपको फॉर्म भरना बता दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो बिल्कुल आसानी तरीके से भर पाए, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमने वीडियो भले बड़ी हो गई लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है। तो थैंक्स।